रघुवर दास के सरकार के समय आपको शायद जेल भी जाना पड़ा था। हाँ। रीजन क्या था? जेल के अंदर क्या माहौल रहता है? एक जेल पढ़े लिखे युवा जब जाते हैं, एक जो इंटेलेक्चुअल हैं आप, वहाँ से हम आपके बारे में समझना चाहते हैं, जहाँ से आपने एक आंदोलन किया और एक प्रण लिया कि इतने दिन तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। वहाँ से एक्चुअल में हम सभी जानना शुरू किए तीर्थनाथ आकाश को। वो बताइए। उनके साथ आपको देखा जाता था, जयराम महतो के साथ। अभी कुछ महीनों से आप उनके साथ नहीं हैं। क्या कारण? कुछ विवाद है, क्या है? लोकतंत्र 19 की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि आंदोलन के बाद किए होगे, नहीं। 2017 से हम पत्रकारिता कर रहे हैं। जब भी विश्लेषण किए हैं, जो भी मेरा विरोध करते हैं ठीक है, लेकिन एक लाइन ये है खोट्टा में कि हमारी बात माने है तो। नमस्कार, मैं वैराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज का हमारा जो सेशन है वो हम सभी के लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम आपको मिलवाएंगे झारखंड के एक निष्पक्ष पत्रकार से, जो बहुत ही मुखर होकर किसी मुद्दे पर बोलते हैं, और जब वो विश्लेषण करते हैं किसी भी मुद्दे किसी भी और चीज़ में, तो वो सटीक और तथ्यों के साथ होता है, बहुत ही रोचक होता है। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में तीर्थनाथ आकाश का। स्वागत है सर हमारे चैनल। जोहार, स्वागत है आपका भी। धन्यवाद जी अपने इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। सर, हम शुरुआत करते हैं। आपका हम कई रूप देखे हैं। अभी आप पत्रकारिता करते हैं, कभी आंदोलन करते हैं, तो बहुत सारी बातें हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। हम चाहेंगे कि आपका जो जीवन है उसको कुछ अनफोल्ड किया जाए। बहुत जब लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सवाल उठता है उनके मन में आपके बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम आपके बचपन से। कहाँ जन्म हुआ? मेरा घर जो है वो तुबकाडी एक गांव पड़ता है। जब जी आप फुसरो जिनामोड़ जब उस रूट में जाएंगे, प्रखंड जरीडी पड़ता है। जी। वो मेरा घर है, वहीं हम पैदा हुए हैं। और बचपन जैसे सबका रहता है वैसे ही है, बहुत कुछ स्पेशल मेरा बचपन नहीं है। जैसे सबका बचपन रहता है, आपका बचपन होगा, जी। आपके दर्शकों का बचपन होगा, वैसे ही बचपन है मेरा। फिर मेरा घर जो है वो वहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई की ओर। पढ़ाई लिखा है, मेरे पिताजी का अपने प्राइवेट स्कूल है। क्योंकि पिताजी का है तो पढ़ना वहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम वहाँ नहीं पढ़ते तो दूसरे बच्चे कहाँ से पढ़ते। पढ़े हम वहीं हैं, मैट्रिक वहीं किए हैं। फिर हम अपनी चीज़ों को छुपाते नहीं, फिर हम सीबीएसई में गए 11th-12th करने। जी। और सीबीएसई मेरे से मतलब या तो उसको मेरे से दुश्मनी था अंग्रेजी मीडियम को, या तो हमको उससे दुश्मनी था। कौन से स्ट्रीम में गए थे? साइंस लेके गए थे वहाँ। अच्छा, पीसीएम पीसीबी? पीसीएम था। अच्छा। प्रतिष्ठा का मसला था साइंस। हमको एकदम इंटरेस्ट नहीं था साइंस में, कतई इतना सा एक छोटा सा कण टाइप का इंटरेस्ट नहीं। तो घर वालों के दबाव में? हाँ, प्रतिष्ठा का मसला था। मेरी 3 बहनें हैं, तीनों बहन ने पीसीएम लेकर पढ़ाई की है। मतलब एक बहन बायो लेकर पढ़ी थी, लेकिन साइंस लेकर पढ़ा था तीनों। तो प्रतिष्ठा का विषय ये था कि जब बहन लोग साइंस ले सकती है तो लड़का का ही साइंस नहीं ले सकता। उसी प्रतिष्ठा में फंस गए। अब फंस गए तो 1 साल तक इस तरह फंसे रहे। और उसके बाद फिर समझ में आया कि न हो पाएगा दोस्त। पिताजी बोले नहीं हो पाएगा। मुश्किल था बोलना घर में? नहीं, मेरे लिए कभी कुछ मुश्किल। मेरे साथ शुरुआत से एक बात रही कि हम किसी चीज को बहुत छुपा कर नहीं रखते, बहुत लंबा समय नहीं रख पाते, निकाल देते। तो हम क्लियर कट, और वो अभी भी नेचर है। विरोध होगा सामने होगा, मोहब्बत होगी सामने होगी, अच्छा लगेगा सामने होगा, बुरा लगेगा सामने होगा। पीठ पीछे वाला मेरा सिस्टम है। हम किसी के थ्रू भाया नहीं, सीधे पिताजी के पास नहीं हो पाएगा। थोड़ा प्रेशर पड़ा, डांट पड़ी, ये नहीं होगा। तो हम ये बात कहें कि हम बोल दे और मेरी बात मान लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। कॉलेज फोन करके बोले कि आपको बच्चा नहीं पढ़ेगा, इसको ले जाइए, तो वो बेहतर नहीं। अच्छा। तो फिर हम ड्रॉप आउट हो गए। बाकायदा कई लोग सब नए बताते हैं कि फेलियर क्या था। तो हम ड्रॉप आउट हो गए। 1 साल ईयर बैक लग गया, मतलब ड्रॉप कर दिए। फिर हम हिंदी मीडियम में एडमिशन कराए। बोकारो में एक स्कूल था, कॉलेज था, वहाँ एडमिशन कराया। रांची में ट्यूशन कर दे। साइंस स्ट्रीम सेम था, स्ट्रीम सेम। तो वही बोले प्रतिष्ठा का मसला था। अंग्रेजी में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए, पढ़ना साइंस है। आर्ट्स उसका कोई जगह नहीं था।
बाकायदा उसके बाद ग्रेजुएशन में हम आर्ट्स गए, हम्म, तो फिर मेरा इंटर कंप्लीट हो गया, पास कर गए, परिवार के लोग खुश हैं, प्रतिष्ठा बच गया। जी, क्योंकि प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में अपना हम इंटरेस्ट मार रहे थे, हाँ। तो फिर मैंने वो कहा कि ग्रेजुएशन तो हम साइंस से नहीं कर तो आपका इंटरेस्ट किस में था? हम मेरा शुरुआत से ही, मतलब जब से हम ये नहीं कहें बचपने से, हाँ, बचपन से नहीं, जब से ज्ञान हुआ, जब से समझ होने लगी चीजों की, लिखने पढ़ने का शौक रहा है, तो इसलिए हम हिंदी लिए। और पापा का भी था कि जब अगर साइंस नहीं करोगे, तो क्योंकि स्कूल है पापा का, बिजनेस जो है वो स्कूलिंग है, तो उसके लिए टीचर बनना होगा, तो तुम हिंदी पढ़ो, फिर ग्रेजुएशन करो, एमए करो, पीएचडी करो, जो भी इतना पढ़ना है हिंदी में पढ़ो। हालांकि पापा का सपना हम पूरा नहीं कर पाए, इसका मलाल है, ऐसा रहेगा। उसके बाद फिर हम ग्रेजुएशन करने संजयवीर कॉलेज रांची में एडमिशन लेते हैं। संजयवीर कॉलेज रांची उस वक्त का, जिस वक्त हम 2011 के सेशन में एडमिशन लिए थे बीए में, उस वक्त माना यह जाता था कि संजयवीर कॉलेज रांची ग्रेजुएशन के लिए पूरे झारखंड के अंदर टॉप 1 में। अभी भी रेपुटेशन अच्छा है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हुआ है लेकिन ठीक है, और बहुत सारे कंपटीशन में आ गए हैं, लेकिन उस वक्त एकदम टॉप 1। इंट्रेंस एग्जाम हुआ, लकीली निकल गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी। लकीली निकल गया कि मेहनत से निकल गया? कुछ मेहनत नहीं था, लकीली निकल गया। एक्चुअली लिखने पढ़ने के शौक में निकल गया। अच्छा, लिखना पढ़ना होता था तो जितना ज्यादा लिख पाए उसकी वजह से निकल गया। 100 नंबर का एग्जाम था, 65 नंबर में। अच्छा, और वो सिर्फ लिखने पढ़ने के शौक में निकली। और हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम कहीं फॉर्म नहीं लिए थे उसके सिवा। अगर वो भी नहीं निकलता तो वो ड्रॉप हो जाता, फिर हम कहीं के नहीं। तो एक सेशन आपका ड्रॉप हो, फिर एक सेशन, तो फिर हम यहाँ नहीं। तो निकल गया, एडमिशन लिए। बड़ी बिल्डिंग है, देख के डर लग रहा था, कहाँ आ गए हैं। घर जाकर रोते थे, लोग नहीं है अपने, बात करने वाले नहीं, क्योंकि जेवियर में ज्यादातर लोग इनसाइडर होते हैं, मतलब वहीं से जो पढ़े हैं वही लोग ग्रेजुएशन करने, ज्यादातर लोग आ जाते हैं वही, बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर से आउटसाइडर होते हैं। तो इनसाइडर है तो उनका अपना एक ग्रुप चलता है, हम आउटसाइडर है तो आउटसाइडर एक दूसरे से बात नहीं कर रहा कोई से। 3 महीना तो बहुत सदमा में रहे, बहुत डिप्रेशन में रहे, क्या कर लिए, कहाँ आ गए, कोई किसी से बतियाने वाला नहीं, कोई किसी से समझने वाला नहीं। और फिर किस तरह चला, तो फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। अभी जब हम आपको देखते हैं, आपका जो अभी बाकी है, बाकी ग्रेजुएशन के बाद फिर एमए में एडमिशन। नहीं, वहीं से पूछना चाहता हूँ कॉलेज के माहौल के बारे में। अभी आपको देखते हैं, आप पूरा झारखंडियत को अपनाते हैं, भाषा पहनावा कोशिश करते हैं। उस समय क्या क्या सीन था? वो भी ऐसे ही था लगभग। तो उस समय शुरुआत के दौर में जब हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे, तब हम हनी सिंह के फैन हुआ करते थे। अच्छा, तो ये सब बातें नहीं, हमको लगता है बहुत सारे इंटरव्यूज हुए मेरे पर, क्योंकि ये पॉडकास्ट है जी, जैसा आप लोगों के चैनल का जो थीम है, तो यहाँ आउट ऑफ द वे बात करना नहीं होता है, सीधे लाइन पे आइए। इसलिए हम ये बात करेंगे, उस वक्त हम हनी सिंह के फैन हुआ। अच्छा, बाल वाल कटवाए थे? इधर 3 गो लाइन रहता था, इधर 3 गो लाइन रहता था, बाल यहाँ खड़ा रहता था। तो वो जो सन जेवियर्स का माहौल था, उसे आपने मैच आराम से कर लिया होगा, क्योंकि वहाँ मेरे गुरुजनों ने मुझे मांझ दिया। अच्छा, मेरे जो एचओडी थे डॉक्टर कमल बोस, उनका एक लाइन हमको आजीवन याद रहेगा। पहली क्लास थी और वो जो परिचय देने आए थे लोगों, छात्रों से, मुझे लोगों से मिलने आए थे, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि यही जो जुबान है वो लात खिलाता है, यही जुबान भात खिलाता है। आपकी भाषा तय करेगी कि आपका जिंदगी कहाँ जाए। आपका बाकी सब कुछ ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा बोलना, लेकिन भाषा गड़बड़ है तो फिर आपका वजूद धीरे 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 खत्म हो जाएगा, आपका ग्राफ गिर जाएगा। वो मेरे दिमाग में था, मैंने उस पर काम किया। हम बहुत पढ़ने में बहुत तेज हैं ऐसा नहीं, बहुत तेज नहीं, मैंने अपनी भाषा पर बहुत फोकस किया। अच्छा, मैंने हिंदी को मैंने ठीक किया, हिंदी के शब्दकोश को पढ़ा, हिंदी के किन शब्दों का प्रयोग, किस शब्द का चयन कहाँ करना चाहिए कि वो पूरा वाक्य बेहतर हो जाए, वो मैंने कुछ मेरे लिखने में, फिर मेरा लिखने में हर्षित दुर्गे वो बहुत गड़बड़, वो एकदम क्लियर कट बता, बहुत गड़बड़ है, कई बार गलतियां होती, लेकिन हिंदी बोलने में, तुकबंदी बनाने में, सजाने में
इसमें ठीक ठाक हैं। और ये चीज अभी आपकी हाँ, वही विश्लेषण और पत्रकारिता में दिखती थी। वही काम आया। एक चीज पूछना चाहूंगा, सेंट जेवियर बड़ा नाम, रैगिंग वगैरह की समस्या है? नहीं, संजीवन में ये नहीं अच्छा, होता होगा, 12th में होता होगा, लेकिन ग्रेजुएशन में तो बड़ा अच्छा माहौल मिला आपको। हम वही कह रहे हैं कि वह कॉलेज ने मांझा मुझे। कॉलेज के जो गुरुजन थे, उन्होंने, महाविद्यालय के जो गुरुजन थे, उन्होंने मांझा मुझे। अब तो बाकायदा हम बहुत अव्वल दर्जे का लफुआ टाइप का बच्चा थे एकदम। बड़ा कॉन्फिडेंस है बोलते हम हैं। सब कुछ क्लियर कर रहे हैं आपके सामने। हम बोले थे हनी सिंह का फैन थे, बाल इधर ये उधर, बाल इधर खड़ा है। ऐसा नहीं कि हम ये झूठ बोलेंगे कि हम भाई बहुत शरीफ थे, जाते थे पढ़ने, एकदम अव्वल दर्जे के लफुआ थे। तभी बाहर निकाला गया कॉलेज? कई बार हमको क्लास से निकाल दिया गया। अच्छा, घर में कंप्लेन हुई? नहीं, जेवियर कंप्लेन नहीं करता है, तो वो खुद हैंडल जेवियर हैंडल खुद करता है। 75% अटेंडेंस चेक करता है, आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या है वो चेक करता है। तो कई बार हम पढ़ना ना पड़े बोल के ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते थे। अच्छा, कि हम लोग एनएसएस के मेंबर हुआ करते थे। एनएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन होता था जी। जो कई कॉलेज में एनसीसी और एनएसएस दोनों होता है, वहाँ भी था दोनों। तो हम लोग एनएसएस ज्वाइन किए थे। वो एनएसएस खाली समाज सेवा करा, यहाँ साफ करने चल जाइए, वहाँ पढ़ाने चल जाइए, वहाँ करने। हम लोग पता था कि एचओडी के साथ अगर रहना है बाबू बेहतर से, तो एनएसएस ज्वाइन करो और एचओडी के सामने ठीक छवि रहेगा। लड़का पढ़ता नहीं लेकिन काम ठीक कर, तो कभी रोड साफ कर देना है, कभी नली साफ कर देना है, कभी कहीं पढ़ाने चल जाना है। उस मामले में हम थे, ठीक थे, सोशली इश्यूज पे काम। ग्रेजुएशन खत्म होता है, हो जाता है। उसके बाद उसके बाद हम एमए एडमिशन वहीं ले लेते हैं, जेवियर्स में। जेवियर में लेते हैं, लेकिन एमए नहीं कर पाते हैं पूरा। एम होता है, ए नहीं होता, मतलब पार्ट 1 खत्म हो जाता है, पार्ट 2 नहीं। वो ए क्यों नहीं पूरा हुआ? एक्चुअली हिंदी जो लोग पढ़ते हैं, जो साहित्य के छात्र होते हैं, वो अंग्रेजी साहित्य तो हिंदी साहित्य, लेकिन हिंदी साहित्य पर ज्यादा ये लागू होता है, वो बगावती तेवर के हो जाते हैं। अच्छा, जब आप तो साहित्य किस प्रकार का बगावत? किसी मतलब जो आपको गलत दिखेगा, जब आप साहित्य को पढ़ेंगे, या साहित्य सिर्फ पढ़ने से नहीं, साहित्य को अपने जीवन में उतार जब लेंगे, अपनी आत्मा में उसको उतार लेंगे, तो आप कतई गलत बर्दाश्त नहीं। तो या वो गलत परिवार में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो। हुआ मेरे साथ ये कि एमए का लास्ट ईयर, मतलब लास्ट एग्जाम था, वो 2 सेम में एग्जाम होता था, इंड सेम और लास्ट, इंड सेम और लास्ट। तो हर साल मतलब इंड सेम और लास्ट सेम सेशन वाइज होता। तो हर साल चार होता, 4 इंड सेम और 4 नहीं 4, हाँ 2 इंड सेम, 1 मिड सेम, तो 1 इंड सेम 1 मिड सेम, 2 मिड सेम। तो लास्ट का जो इंड सेम था मेरा, पार्ट 2 का सबसे अंतिम सेम, मतलब वो लिखे और मेरा एमए कंप्लीट हो गया। तो जब एग्जाम सेंटर में हम बैठे और जब हमको कॉपी दिया गया, और हमको लगता है उसके बाद 2-3 और एग्जाम बचा होगा, 2 एग्जाम दे चुके थे, बहुत याद नहीं। जब हम बैठे तो जो कॉपी आया, और उसमें क्या रहता था, जेवियर में, बाकी कॉलेज में भी है शायद ऐसा ही, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं, लेकिन जेवियर में जो होता है, आपको एक बुक सेट मिलता था, उसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ता था, वही कॉपी में लिखना पड़ता था, ताकि मैच हो जाए। तो उसमें क्या हुआ कि मिसप्रिंट था, और मेरा नहीं, बहुत लोगों का था। तो वहां से शुरू हुआ कि मैंने कहा कि सर ये मिसप्रिंट है, 700 रुपया फॉर्म के लिए दिए हैं, तो सिर्फ इसलिए नहीं देंगे, हम आके बैठे, बकायदा इसी चीज के लिए देखें, कॉपी अच्छा रहे, अच्छा से लिखा रहे, ये सारी चीजें, पेज अच्छा रहे। तो कहा कि जो मैम थी वहाँ एग्जामिनर, उन्होंने कहा कि कुछ मत करिए, आप वहाँ एक नंबर अपना लिख दीजिए। मान लीजिए पहले से वहाँ जो प्रिंट था उसको लगता है कि मिसप्रिंट है, उसको काट दीजिए, कुछ नंबर अपने से लिख दीजिए, और सेम नंबर आप बुक सेट में लिख, ताकि वो मैच हो जाए, सेम नंबर। हमने यही करना था, तो 700 रुपये नहीं लेना था। मेरे पिताजी बहुत मेहनत से पैसा लाए, आप ये लगा दिए करके, तो पूरे क्लास ने उसका समर्थन कर दिया। हाँ ऐसे कैसे होगा, ठीक तो बोल रहे हैं, पैसा लगा दीजिए। तो टीचर को लगा कि तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जो बहुत ज्यादा जोर से हल्ला करेगा उसकी कॉपी ले ली जाएगी और उसको एग्जाम देने नहीं दिया जाए। तो बाकी तमाम लोगों ने तो मना कर दिया, वो शांत हो गए। हम कहें कि आप ले जाइए आके, लेकिन जो गलत है सो गलत। मेरा एक मित्र है दीपक, और मेरा ग्रेजुएशन एमए का मित्र रहा है, अब आज भी मित्र हो। हम दोनों की बहुत घनिष्ठता, और बहुत मित्र हैं जिनकी भी घनिष्ठता, लेकिन उस वक्त हम उसका कॉलेज फ्रेंड है। उसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बार बार हमको पीछे से बोला कि बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी, यार छोड़ो यार एग्जाम लिखो, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ।
हम फेल नहीं किए किसी एग्जाम में, पूरा ग्रेजुएशन से लेके एमए तक मेरा वो सबसी हिस्ट्री को के अलावा हिस्ट्री बहुत ठीक नहीं था। अच्छा। बहुत उसमें डेट डाटा याद करना पड़ता था। अब ठीक है, उस वक्त ठीक नहीं। उसके अलावा हम पॉलिटिकल साइंस या हिंदी के जितने पेपर्स थे किसी में फेल नहीं, कभी नहीं। अब ओवरऑल ठीक रहा था, हम बहुत टॉप भी नहीं करते थे, फेल भी नहीं करते। तो मेरा मित्र हमको बोलते रह गए, लेकिन हम उठे, मैडम बोली कि हम तुम्हारा ही कॉपी ले लेंगे। हम एकदम एकदम आइए और ले जाइए, लेकिन जो गलत है सो गलत। वो आई, हम बहुत सलीके से खड़ा होकर हम बिना विरोध उनको कॉपी देगा, और हम निकल के चले भी गए। बकायदा हम बैठे नहीं, मैडम दे दीजिए ना, मतलब रिक्वेस्टिंग कुछ मोड नहीं, में नहीं गया। कुछ नहीं। हम बोले ना, जो साहित्य को अपना लेगा ना, वो बागीपना वो आपका उस दिन बाहर आ गया, उसके अंदर वो बागीपन आ गया। और ग्रेजुएशन के आप पार्ट 2 से ही मैंने दाढ़ी और बाल कटाना छोड़ दिया। उस वक्त तक हमारे ये क्वेश्चन आता आप हम जिक्र कर दे रहे हैं। मेरा उसके बाद से वो रह गया कि हमको बाल बड़ा रखना है, दाढ़ी नहीं कटाना है। ऐसा कुछ नहीं कि ये फैशन क्या, कुछ नहीं, हमको इंटरेस्ट नहीं। हमको पढ़ना है, हमको समझना है, हमको नेचर समझना है, हमको शब्द समझना है, पेड़ समझना है, पौधा समझना, इंसान समझना है। उसके लिए दाढ़ी के लिए समय नहीं मिल रहा था, तो वो था हम ज्यादातर टाइम किताब में या लाइब्रेरी में, पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। वो नहीं कि हमको पास करना है, टॉप करना है। फिर दोबारा बकायदा कॉलेज से मेरे उस फ्रेंड ने मुझे फोन किया विदिन हाफ एन आवर कि अभी भी 1.5 घंटा बाकी है, आ जाओ, कम से कम पास होने पर तो लिख ही लोगे तुम। हम बोले नहीं आए। मैडम ने मुझसे बात की बकायदा उसी के फोन से कि आ जाइए, जो हुआ उसकी। मैडम ने बकायदा कहा कि जो हुआ माफी मांगते हैं। बोले मैडम देखिए, जो हुआ उसके लिए आप माफी मांग रहे हैं, मेरा जो अपमान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं। उसके बाद हम दोबारा कॉलेज नहीं, हम बोले कि दोबारा कॉलेज हम अब नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। मेरे दोस्तों ने मेरे सिग्नेचर्स लेकर मेरी डिग्रियां निकाली, हम नहीं गए, आज तक भी नहीं गए। आज तक मेरे दोस्तों ने मेरी डिग्रियां निकाली, मेरे दोस्तों ने मेरा सब कुछ लिया किया, जो भी उसको वहां से लेना, और छोड़ने के बाद जो भी टीसी सी लेना पड़ा, मेरे दोस्तों ने, मैं आज तक नहीं। और कभी भविष्य में जाएंगे, जाएंगे जरूर, जब उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां हमको जाकर ये जिक्र आज हम आपके पॉडकास्ट में जो कह रहे हैं, हम उस जेवियर में जाकर कहेंगे, ये रखे हैं दिमाग। उस जगह पर पहुंचेंगे जहां हमको जेवियर बुलाएगा, और हम जाएंगे और वहां यह बात कहेंगे कि हम जेवियर से मेरा क्या करें। एम में एम पूरा हुआ, ए पूरा नहीं हुआ, ये पूरी ये अधूरा। एक्चुअल में ए जो है ये सही में अधूरा रहेगा। फिर वहां से गाड़ी आगे बढ़ती है, उसके बाद कहाँ पहुंचते हैं? उसके बाद सरकार रघुवर दास की थी, राज्य में नियोजन स्थानीय नीति का मामला था, पिछले लंबे समय से गैपिंग था, और स्थानीय नीति रघुवर सरकार ने 7 अप्रैल को कैबिनेट से पास किया, 14 अप्रैल को पूरे राज्य में लागू हो गया। 7 अप्रैल से 14 तक तो बहुत खुश थे कि राज्य को अपना अधिकार मिल गया, लेकिन जब उस पर बहुत वो क्या थी सर नियोजन नीति? स्थानीय नीति यहाँ का कौन है, वो जो जिस पर अभी बात हो रही है 32, रघुवरदास ने 85 किया था। अच्छा। उस वक्त तक बहुत मजा आएगा, अरे चलो कुछ तो मिल गया वो, लेकिन जब उस पर बहुत गहन चिंतन अध्ययन किया गया तो लगा के गड़बड़ है। बाहर से जो लोग आए उनको बिना किसी संकोच के बसा दिया जाएगा। तब फिर हम संगठन बनाए, लोगों से मिले, लिखना पढ़ना शुरू किए, युवा उलगुलान मंच एक बना जिसमें कई सारे संगठनों के लोग थे, उसमें भी केसेस हुए। अगर मैं गलत नहीं हुआ तो रघुवर दास के सरकार के समय आपको शायद जेल भी जाना पड़ा। हाँ। रीजन क्या था? रीजन था फेसबुक में लिखना पढ़ना, आक्रोश व्यक्त करना, मंत्री के बारे में कुछ टिप्पणी कर देना, कभी किसी विधायक के बारे में टिप्पणी कर देना, नहीं रीजन, कोई गाली गलौज नहीं। फिर वो केस उस वक्त मेरे साथ 5 लोग गए थे, 5 लोग अलग अलग कारणों से, हम सबसे लास्ट में गए थे। कहता हम तो 7 महीने आउट ऑफ स्टेट रहे उस वक्त। हम बेल लेने में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि एक प्रक्रिया है तो उसमें जाना था। 7 महीने हम आउट ऑफ स्टेट रहे, झारखंड रहे ही नहीं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट हम घूमे। पहला जेल कितना दिन के लिए गए? पहला शायद पहली बार, मतलब पहली बार उसी बार ही गए हैं। 21 दिन हुआ। जेल के अंदर क्या माहौल रहता है? एक जेल पढ़े लिखे युवा जब जाते हैं, एक जो इंटेलेक्चुअल हैं आप, जेल के अंदर में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी बात को उठाने वाला कोई नहीं।
जेल के अंदर एसटी एससी ओबीसी की संख्या ज्यादा है। जिनके पास पैसा है उनको ऐश है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए वो एकदम मंजर खौफनाक सा है। जेल बहुत बुरा है। हालांकि अगर जेल मैनुअल्स और सरकार के नियम कानून को देखे, जजेस के नियम कानून, कोर्ट के नियम कानून को देखे, तो जेल बुरा नहीं, लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया है, इस तरीके से वहाँ जेल के अंदर जेल मैनुअल की अवहेलना होती है, उस हिसाब से। आप जब गए तो आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ? मेरे साथ बहुत गाली गलौज शुरू हुई। बाकायदा हम उस वक्त वो कौन करते थे? वहाँ के कैदी लोग? सिपाही लोग कहती नहीं, वहाँ के सिपाही लोग? गाली गलौज मैंने बाकायदा कहा। पहली बार गए थे, थोड़ा तो डर था ही, क्या होगा नहीं होगा। अचानक सब कुछ बंद हो गया, फोन छूट गया, लोग छूट गए, परिवार छूट गया, सब कुछ छूट गया। और हम जब वो इतना ऊंचा ऊंचा दीवार, सिर्फ आसमान दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, वहीं जो लोग दिख रहे हैं। कौन सी जेल? रांची होटवार। अच्छा, होटवार जेल। तो फिर वहाँ बहुत बुरा हाल था लोगों का। हम हॉस्पिटल में थे कुछ दिन, हमको बकायदा, क्योंकि हमको फिजिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मेडिकल इशू था, तो जज साहब ने बकायदा लिखा कि इसको हॉस्पिटल में रखना, क्योंकि हमको जानने की आवश्यकता थी। बहुत लंबा समय हॉस्पिटल में रुके नहीं, बल्कि 1 सप्ताह रुके, उस पर हम निकल गए, फिर नॉर्मल जनरल वार्ड में चले गए। जब मुझे पहली बार गाली दी गई वहाँ, तो मेरा आँख से पूरा आंसू निकलने लग गया। उस वक्त बहुत विरोध विद्रोह, ठीक है, लिखते पढ़ते थे, लेकिन इस लड़ाई झगड़ा के टाइप चीजों में नहीं रहते थे। अब भी नहीं रहते, लेकिन अब आदत हो गई गाली और सुनने और देने की। तो हम बकायदा बोले कि देखिए, हम चोरी करके नहीं आए, ना रेप करके आए, ना मर्डर करके आए, ना लूट कर आए। हम राज्य के नीतियों के खिलाफ जो सरकार थी, उसके मुखिया को फेसबुक पर कड़ी टिप्पणी करके आए। पहले पूछा क्राइम, तो साइबर क्राइम बताएंगे, साइबर में आता था। तो पूछा कितना लाख रुपए, हमने पैसा नहीं। अच्छा, लोगों ने वो साइबर क्राइम को पैसा से जोड़ा। हाँ, जो साइबर क्राइम पैसे से, आम भाषा में जो साइबर क्राइम का मतलब निकलता है। तब फिर लोगों ने उसको दूसरे दिन जब अखबार में आया, पहले दिन तो बीत के, दूसरे दिन जब अखबार में आया मेरा नाम, मेरा चेहरा, तो फिर लोगों ने वो जो गाली गलौज का सिलसिला था वो खत्म कर दिया। फिर वो बहुत अच्छे से बातचीत। फिर हम घूमे, पूरा जेल घूमे, कई कैदियों से मिले, पुराने नए, सब लोगों की समस्या से। फिर हमको बाहर आकर लिखना पड़ा ना, आर्टिकल्स लिखने थे, अपना दस्तावेज तैयार दौरान हम यही किए। थोड़ा और बीच में गैप आया, आप और कुछ कई काम किए होंगे, फिर थोड़ा उस वहां से हम आपके बारे में समझना चाहते हैं, जहां से आपने एक आंदोलन किया और एक प्रण लिया कि इतने दिन तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। वहां से एक्चुअल में हम सभी जानना शुरू किए तीर्थनाथ आकाश को, वो बताइए। देखिए, राज्य में 2021 वर्ष था, दिसंबर का महीना था, 25 तारीख थी। उसके 2 दिन पहले 23 तारीख को राज्य सरकार ने, झारखंड की सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, गजट निकाला, जिसमें ये कहा गया कि भोजपुरी, मगही, बोकारो, धनबाद के अंदर बतौर क्षेत्रीय भाषा अपना वजूद स्थापित कर चुकी, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। 25 को पुतला दहन होता है, 25 के बाद कंटिन्यू आंदोलन होते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर उससे पहले वारंट था, कई केसेस थे, तो हमको फिर आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है। 1 महीने के बाद जब हम वापस आते हैं, तब तक पता चलता है कुछ भी वापस नहीं हुआ है, राज्य सरकार अड़ी है अपनी बातों पर। तब मैं जब आया 6 फरवरी को, तो 6 फरवरी को मैंने ये प्रण लिया कि जब तक बोकारो धनबाद से भोजपुरी मगही वापस नहीं होगी, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। कड़ाके की ठंड थी, मैंने नहीं पहना। इवन मैंने घर में भी नहीं पहना। मेरे पिताजी कहते थे घर में पहन लो, कौन देख रहा है, मैंने नहीं, आंदोलन से धोखा नहीं पहना मैंने। और फिर जब वापस हो गया 18 फरवरी को, तो फिर 12 दिन आसपास नहीं पहने, 18 फरवरी को फिर पहन, वापस हो गया। ये स्थानीय नीति और भाषा आंदोलन से एक और नेता निकले, बकायदा लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा से अभी उम्मीदवार भी निर्दलीय के रूप में। जब एक पार्टी का गठन भी हुआ, उनके साथ आपको देखा जाता था, जयराम महतो के साथ।
अभी कुछ महीनों से आप उनके साथ नहीं, क्या कारण? कुछ विवाद है, क्या है? देखिए, उनके साथ देखा जाता था या वो मेरे साथ दिखते थे, ऐसा नहीं है। हम मुद्दे के साथ थे। जब मुद्दा ही आपके साथ नहीं है तो फिर हम उस साथ का कोई मतलब नहीं। अच्छा। हम मुद्दे के साथ थे। जो मुद्दा था वो मुद्दे के साथ। मुद्दा ही जब साथ नहीं है तो फिर मेरे साथ होने का क्या मतलब? हम जिन मुद्दों के साथ थे, जो मुद्दा था हमारा, वो मुद्दा दिखता नहीं। आपका उस समय से पूछा जाए, क्या मुद्दा था जहां आप दोनों एक हुआ करते थे? खतियान, भाषा, नियोजन नीति, स्थापन नीति। चुनाव मुद्दा नहीं था कभी। अच्छा। अगर था भी तो लंबी प्लानिंग होनी थी, बहुत डिस्कशन होना था, कई बुद्धिजीवियों से बातचीत करनी थी, दिल्ली जाना है नहीं जाना है ये करना था। फिर भी बहुत कोशिश की कि चीजों को ठीक किया जाए, नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पूछते हैं आपके पत्रकारिता के बारे में। लोकतंत्र 19 की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि आंदोलन के बाद किए होगे, नहीं। 2017 से हम पत्रकारिता कर रहे हैं। 2 अखबारों में लिखते थे, राष्ट्रीय खबर में लिखे हैं, अपनी रांची में लिखे हैं, हम लिखते थे, बकायदा नौकरी करते थे, सीखते थे, नौकरी करते थे। न्यूज़विंग एक संस्था है, उस पर लिखते थे, नौकरी करते थे। फिर BNN भारत, ब्राउन न्यूज़ नेटवर्क वेबसाइट पे, उस पर लिखते, नौकरी करते थे। फॉलोअप में लिखे हैं, नौकरी करते थे। उसके बाद फिर जब इन चीज़ों से समझ में आया कि यहाँ अपनी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही, तो फिर ग्राम सभा नाम का एक चैनल स्टार्ट। वहाँ पार्टनरशिप में कुछ गड़बड़ियाँ हुई, जो लोग साथ काम करते थे, कुछ कुछ हुआ हम दोनों के बीच में, आपसे तीनों के बीच में। उसके तब ये लोकतंत्र 19 2021 में हम लोगों ने स्टार्ट, 2020 के लास्ट में। 21 एकदम स्टार्ट था, 20 के लास्ट में वो हम लोग स्टार्ट चल रहा भी था। किस विजन क्या था आपका स्टार्ट करने का? विजन झारखंड है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, उनके मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को दरकिनार किया जाता है, जिन मुद्दों का सिर्फ राजनीतिकरण होता है, उन मुद्दों को बड़ा करना था। वही जल जंगल जमीन के मुद्दे, आदिवासी के मुद्दे। बहुत ही मुखर होके आप विश्लेषण भी करते हैं, बड़े से बड़े। मेरे विश्लेषण ही लोग पसंद करते हैं। बड़े से बड़े नेता मेरा परिचय जब लोग देते हैं तो मुझे वही देते हैं कि इनका विश्लेषण चाहिए। जी, बड़े से बड़े नेता के खिलाफ भी बोल देते हैं उस विश्लेषण में। किसी के भी खिलाफ। देखिए, विश्लेषण, जब आप विश्लेषण क्या है, विश्लेषण ये है कि जो दर्शक आपका है उसको जो नहीं दिख रहा है जी, वो आप उसको दिखाएंगे। देखिए, किसी बातचीत से अभी हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, इसके कई मायने हैं। दर्शक को ये सिर्फ पॉडकास्ट दिख रहा होगा, एक आम दर्शक को तो पॉडकास्ट दिखेगा। मेरे जैसे लोगों को इसमें कई सारी चीजें दिखेंगी। मैं ये दिखेगा कि आप मुझसे सीखना चाहते हैं इसलिए आप बैठे हैं, मेरे हम आपसे सीखना चाहते हैं इसलिए, ऐसा बहुत सारा वो हम करते हैं। जनता जो देख रही है वही सही नहीं है, उसके कई और तरीके हैं जिससे के तरीके से देखना चाहिए जनता। इसलिए लोग पसंद करते हैं, कई सारे एंगल्स पे हम काम करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ये पूछने का मेन रीजन ये था, क्या जब आप इतने बड़े नेता या किसी के ऊपर विश्लेषण करते हैं तो दबाव, किसी तरह का फोन कॉल? कभी नहीं, कभी नहीं। शुरुआती दौर में होता था, अब कभी नहीं। अब लोगों को लग गया कि सुनने वाला नहीं। हमको जो मन करेगा हम करेंगे। आपको लगता है कि मैंने गलत कहा है तो आप केस कर दीजिए, हम न्यायालय से देख लेंगे। हम जो बात कह रहे हैं वो बिना डेटा, बिना आधार के नहीं कहते, कभी नहीं कहते। आज नहीं तो कल आपको वो दिखेगा कि हाँ ये होना था, हुआ। हम एक बात हर बार करते हैं कि हमारी बात, मेरी खोट्ठा में कहावत है, हम जब भी विश्लेषण किए हैं, जो भी मेरा विरोध करते हैं ठीक है, लेकिन एक लाइन ये है खोट्ठा में कि हमारी बात माने है तो और गोड़े काटा मुँह टान। ये पुनारी जी हमारे एक बहुत बड़े कवि हैं, साहित्यकार हैं खोट्ठा में, पानूरी जी, उनकी लिखी कहावत। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है कि मेरा बात आज नहीं तो कल मानना ही होगा। अब पैर में जो कांटा लग जाएगा तब उसको मुंह से टानना होगा, अगर मेरी बात नहीं मानी। तो हम जितने विश्लेषण किए हैं, कभी मेरे ऊपर FIR नहीं हुआ है, गलत नहीं किए। इसलिए एक झारखंडी के तौर पर आपसे पूछा जाए, 24 साल का हमारा झारखंड हो गया है, युवा हो गया, क्या झारखंड में जैसा विकास होना चाहिए, जो यहाँ की परिस्थिति
जो झारखंड का प्रॉपर्टी 40% माइंस यहाँ हम लोग कंज्यूम करते हैं, क्या वैसा यहाँ विकास या कुछ हुआ? किसकी गलती मानते हैं आप? जनता की। तो जनता तो सर अपना वोट दे के वोट जिनको चुनती है जनता, जिन भावनाओं के साथ, भावुक भाषणों के आधार पर, कभी पैसे के आधार पर, कभी रोटी के आधार पर, कभी धर्म जाति के आधार पर, यही होगा जो नेता आता है, मंच पे चढ़ता है, कहीं चढ़ता है, भाषण देता है, भावुक भाषण देता है, अच्छा लग जाता है वोट। कभी सवाल नहीं किया जाता है नेताओं से यहाँ के तुम ये कैसे करो। अगर हम अभी आपको कह रहे हैं कि हम आपको 50,000 रुपये कल देंगे, तो मेरे पास क्या प्लानिंग है, हम कैसे देंगे? पॉकेट से देंगे, ला के देंगे, मांग के देंगे, चोरी करके देंगे? ये जनता से नहीं, जनता ये कभी नहीं करती। ये करना चाहिए बकायदा। मान लीजिए कोई कह रहा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे जी, कैसे देंगे आप बताइए? कोई कह रहा है कि 5 करोड़ 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो बताइए कैसे देंगे? अभी कई नेता घोषणा कर रहे हैं, बताइए क्या विजन? चुनाव का समय भी है, अभी चुनाव के समय लोग नेता घोषणा कर रहे हैं, इतना लोगों को दिल्ली मजदूरों को ले आएंगे, हम नियोजन नीति बना देंगे। उनसे पूछना चाहिए कैसे करेंगे आप, क्या है ब्लूप्रिंट, क्या है? विदाउट ब्लूप्रिंट कोई प्रोजेक्ट किसी कंपनी को नहीं मिलता है जी। विदाउट ब्लूप्रिंट एक बड़े मैनेजमेंट कंपनी में उसके जो स्टाफ होते हैं उनको काम नहीं मिलता है। अब विदाउट ब्लूप्रिंट यहाँ विधायक सांसद को वोट मिल जाता है। एक छोटा कार्यक्रम भी अगर हम अपने गांव या परिवार में करते हैं, ब्लूप्रिंट तो उसका भी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, टेंट, लाइट, बाजा, सब कुछ वो प्री प्लान्ड होता है। यहाँ दिमाग में चलता है, कॉपी में चलता है, कलम में चलता है, लेकिन वो नहीं चलता। अभी तीर्थनाथ आकाश को हम एक पत्रकार के तौर पर देख रहे हैं। हाँ। आगे क्या हम ये आगे का हम कोई आकलन नहीं कर सकते। क्या फिर से उस तरह का कोई आंदोलन? कुछ भी हो सकता है, बहुत मुद्दे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस पर हमको लगता है कि तो कोई भविष्य तय नहीं करता। हम बोले ना, हमको दिखेगा गलत हो रहा तो हम तो बोलेंगे, वहां दिखेगा कि उसके साथ बुरा हो रहा है हम बोलेंगे, हमको लग रहा है कि ये चीजें घट रही हैं। तो आज हम बैठे थे तीर्थनाथ आकाश के साथ, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही, एक बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया अपने राज्य को लेकर कि हम किसी भी नेता का आश्वासन तो सुन लेते हैं, लेकिन उस आश्वासन के पीछे क्या ब्लूप्रिंट है, वो जो कैसे का जो सवाल है वो हम किसी से नहीं पूछते हैं। सर से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। जो पॉडकास्ट हमारे दर्शक देखेंगे वो भैया के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जो पब्लिकली नहीं आ पा रही थी वो खुलकर इन्होंने बात की। तो हम मानते हैं ये हम बहुत फेल स्टूडेंट है अपने पूरे पढ़ाई के करियर में, और बहुत कॉन्फिडेंट हो गए ये चीज बोल रहे हैं। हम फेल रहे हैं, एकदम फेलियर रहे हैं जी। इसीलिए वैसे भी बच्चे जो कभी फेल कर जाते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। वो भैया का ये पॉडकास्ट देखे, बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है। झारखंड अभी भी सफलता नहीं मिली है, अभी प्रयासरत। फेल करे, पास करे, चाहे जो भी करे, प्रयास नहीं रुकना चाहिए। प्रयास जिस दिन रुकेगा उस दिन आप असफल होंगे। प्रयास जब तक जारी रहेगा, आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे। और कभी भी आप एक्सेप्ट ही नहीं कर लीजिए कि आपकी सफलता इतनी ही सी थी। कि जिस दिन मान लीजिए बस यहीं तक मेरा सब कुछ है, तो शायद वहीं आप समाप्त हो जाए, प्रयास खत्म हो। प्रयास जिंदगी भर चालू रहना चाहिए। आज अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो कल आप मानिए कि हम कुछ और करेंगे, परसों कुछ और करेंगे। पॉडकास्ट में सफलता मिल गई, बस बात टाइट, और कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं इसी तरह किसी और पॉडकास्ट में एक बड़े चेहरे के साथ। तो आप सभी को हम दोनों की तरफ से जोहार।